6 दिनों में भारत के प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। खाड़ी देशों से लेकर उत्तरी यूरोप और रोम तक अरबों की पार्टनरशिप पक्की की, दुनिया के 2 सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान हासिल किए और भारत को एक नई विश्व व्यवस्था के केंद्र में मजबूती से स्थापित किया। वापसी पर आपका स्वागत है। मैं आपका एंकर हूं और आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक 5 देशों के दौरे का विश्लेषण करेंगे। यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली, जो 15 से 20 मई 2026 तक चला। यह कोई साधारण कूटनीतिक दौरा नहीं था। यह एक सोची समझी रणनीति थी जिसके तहत भारत को एक ऐसी दुनिया में एक अनिवार्य पार्टनर के तौर पर स्थापित किया गया जो संघर्ष, ऊर्जा संकट और तकनीकी प्रतिद्वंदिता से बटी हुई है। यह दौरा अभी क्यों हुआ? इस दौरे का समय कोई संयोग नहीं था। दुनिया कई संकटों की चपेट में है। पश्चिम एशिया में बढ़ता संघर्ष वैश्विक ऊर्जा बाजारों को इस तरह से प्रभावित कर रहा है जैसा दशकों में नहीं देखा गया था। कई रिपोर्टों के अनुसार तनाव के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में नाकेबंदी हो गई है। यह एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है जिससे दुनिया की कुल पेट्रोलियम आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। भारत के लिए, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है, यह सिर्फ कागज पर लिखा कोई आंकड़ा नहीं है। यह एक ऐसी राष्ट्रीय आपात स्थिति है जो धीरे धीरे सामने आ रही है। साथ ही वैश्विक व्यापार व्यवस्था भी टूट रही है। टैरिफ युद्ध, आपूर्ति श्रृंखला में रुकावटें और भू-राजनीतिक दरारों ने देशों को ऐसे पार्टनर खोजने पर मजबूर कर दिया है जो लेनदेन वाले पार्टनर के बजाय भरोसेमंद और विश्वसनीय हों। और ठीक इसी जगह भारत ने अपनी जगह बनाने का फैसला किया है। 5 देशों का यह दौरा अपने मूल रूप में भारत का यह संदेश था, हम ही वह पार्टनर है। पहला पड़ाव यूएई, ऊर्जा, प्रवासी और शांति। प्रधानमंत्री मोदी का पहला पड़ाव अबू धाबी था, जहां उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ बातचीत की। यह मुलाकात रणनीतिक होने के साथ साथ बेहद निजी भी थी। भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर है और पिछले 25 वर्षों में निवेश का 7वां सबसे बड़ा संचयी स्रोत रहा है। अमीरात में 45 लाख से ज्यादा भारतीय रहते और काम करते हैं, जिससे भारतीय समुदाय इस देश में प्रवासियों का सबसे बड़ा समूह बन गया है। इसलिए खाड़ी क्षेत्र में किसी भी तरह की अस्थिरता का असर भारत की सड़कों पर भी महसूस होता है। पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर अपनी खास बेबाकी से बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत यूएई पर हुए हमलों की निंदा करता है और इस क्षेत्र में शांति बनाए रखने में मदद करने के लिए तैयार है। उन्होंने उकसावे के बावजूद यूएई के संयम की तारीफ की। यह एक कूटनीतिक संकेत था कि भारत अपने खाड़ी सहयोगी के साथ मजबूती से खड़ा है। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने पर भी ध्यान दिया और द्विपक्षीय व्यापार, ऊर्जा सहयोग और निवेश के अवसरों पर चर्चा की। पश्चिम एशिया के ऊर्जा गलियारे पर बढ़ते दबाव को देखते हुए भारत को लगातार और स्थिर ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करना चर्चा का मुख्य मुद्दा था। यूरोप रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने अबू धाबी में लगभग 4 घंटे बिताए। इस कम समय में ही एक ऐसे रिश्ते की नींव रखी गई जिसे इस क्षेत्र के हाल के इतिहास के सबसे उथल-पुथल भरे दौर का सामना करना है। दूसरा पड़ाव नीदरलैंड्स, सेमीकंडक्टर, जल और एक रणनीतिक उन्नयन। अबू धाबी से मोदी 15 से 17 मई तक 2 दिवसीय दौरे के लिए द हेग रवाना हुए। भारत के आर्थिक साझेदार के तौर पर नीदरलैंड्स अपनी क्षमता से कहीं बढ़कर भूमिका निभाता है। 2024-25 में द्विपक्षीय व्यापार 27.8 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। भारत में नीदरलैंड्स का कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) 55.6 अरब डॉलर है,
जिससे यह भारत का चौथा सबसे बड़ा निवेशक बन गया है। पीएम मोदी ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन से मुलाकात की और उनका स्वागत राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा ने भी किया। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति जताई, जो एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक उन्नयन है, और सेमीकंडक्टर, हरित हाइड्रोजन, जल प्रबंधन और रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। नीदरलैंड्स में ही ASML का मुख्यालय है, जो एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी मशीनों का दुनिया का एकमात्र निर्माता है। ये ऐसे उपकरण हैं जिनके बिना अत्याधुनिक चिप्स नहीं बनाए जा सकते। जैसे जैसे भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अपनी महत्वाकांक्षाओं को गति दे रहा है, नीदरलैंड्स की तकनीक और विशेषज्ञता तक पहुंच बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत के सेमीकंडक्टर से जुड़े सपने कुछ हद तक द हैग से होकर ही गुजरते हैं। जल प्रबंधन इस साझेदारी का दूसरा मुख्य स्तंभ है। नीदरलैंड्स के पास जल प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, तटबंध इंजीनियरिंग और टिकाऊ जल बुनियादी ढांचे में सदियों की विशेषज्ञता है। भारत, जो अपने उत्तरी और प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में बढ़ते जल संकट का सामना कर रहा है, ने इस क्षेत्र को सहयोग के लिए एक प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में पहचाना। जल पर एक रणनीतिक साझेदारी स्थापित करने का विषय भी इन चर्चाओं का हिस्सा था। प्रधानमंत्री मोदी ने हेग में भारतीय प्रवासियों को भी संबोधित किया, जिसमें उन्होंने भारत के तेजी से हो रहे बदलावों पर प्रकाश डाला और आपूर्ति श्रृंखलाओं तथा नवाचार के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया। तीसरा पड़ाव स्वीडन, AI, ग्रीन ट्रांजिशन और यूरोपियन राउंड टेबल नीदरलैंड से। मोदी 17 मई को गोथेनबर्ग के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन के साथ 2 दिनों तक मुलाकातें की। स्वीडन अपने साथ इनोवेशन कल्चर, ग्रीन टेक्नोलॉजी में लीडरशिप और एक मजबूत इंडस्ट्रियल बेस का जबरदस्त मेल लेकर आता है। भारत और स्वीडन के बीच आपसी व्यापार $7.75 अरब तक पहुंच गया है और 2000 से 2025 के बीच भारत में स्वीडन का कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI $2.825 अरब रहा है। ये आंकड़े काफी मजबूत हैं, लेकिन दोनों पक्षों ने माना कि इस रिश्ते में अभी और भी बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। दोनों नेताओं ने यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेyen के साथ मिलकर यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित किया। यह एक ऐसा अनोखा त्रिपक्षीय मंच था जिसने यूरोपियन इंडस्ट्रियल डिप्लोमेसी में भारत के बढ़ते कद का संकेत दिया। चर्चाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती हुई टेक्नोलॉजी, ग्रीन ट्रांजिशन और एक बटी हुई दुनिया में मजबूत सप्लाई चेन बनाने जैसे विषय शामिल थे। स्वीडन क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में हमेशा से ही एक लीडर रहा है और उसने डिकार्बोनाइजेशन, कार्बन उत्सर्जन कम करने के कुछ सबसे बड़े लक्ष्य तय किए हैं। भारत के लिए, जो एक ही समय पर दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भी है और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक भी, स्वीडन का ग्रीन ट्रांजिशन मॉडल प्रेरणा और निवेश दोनों के अवसर देता है। भारत के क्लीन एनर्जी के लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट की नॉन फॉसिल गैर जीवाश्म क्षमता हासिल करना ठीक इसी तरह की पार्टनरशिप की मांग करते हैं। रविवार को स्वीडन की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। यह भारतीय प्रधानमंत्री को मिला 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान था, जो भारत की बढ़ती हुई डिप्लोमैटिक साख का एक जीता जागता सबूत है। चौथा पड़ाव नॉर्वे, नॉर्डिक समिट और एक ऐतिहासिक पहली घटना। इस दौरे का चौथा पड़ाव शायद ऐतिहासिक नजरिए से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। 18 से 19 मई तक नॉर्वे का प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा 43 सालों में भारत की तरफ से नॉर्वे का पहला प्रधानमंत्री स्तरीय दौरा था। जरा इस बात पर गौर कीजिए।
पिछली बार जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने आपसी दौरे पर ओस्लो में कदम रखा था, तब इंदिरा गांधी सत्ता में थी। मोदी का स्वागत राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोन्जा ने किया और उन्होंने प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ आपसी बातचीत की। नॉर्वे का गवर्नमेंट पेंशन फंड, जो दुनिया के सबसे बड़े सॉवरेन वेल्थ फंड्स में से एक है, ने भारतीय पूंजी बाजारों में लगभग 28 अरब डॉलर का निवेश किया है। यह आंकड़ा ही आपको बता देता है कि यह द्विपक्षीय संबंध कितना ज्यादा मायने रखता है। लेकिन नॉर्वे दौरे का मुख्य आकर्षण 19 मई को ओस्लो में आयोजित तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन था। मोदी के साथ सभी 5 नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्री शामिल हुए। नॉर्वे के जोनास गहर स्टोर, डेनमार्क की मेटे फ्रेडरिक्सेन, फिनलैंड के पेट्री ओरपो, आइसलैंड की क्रिस्ट्रून फ्रॉस्टाडोटिर और स्वीडन के उल्फ क्रिस्टर्सन। नॉर्डिक देशों के साथ भारत का कुल व्यापार सालाना लगभग 19 अरब डॉलर का है। शिखर सम्मेलन का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम भारत नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक ले जाने का निर्णय था। इस नए ढांचे का उद्देश्य नॉर्डिक नवाचार को भारत के पैमाने और प्रतिभा के साथ जोड़ना है, जिससे स्थिरता, विश्वसनीय प्रौद्योगिकियों और स्वच्छ विकास के साझा लक्ष्यों को आगे बढ़ाया जा सके। आर्कटिक, ब्लू इकोनॉमी, अंतरिक्ष सहयोग और रक्षा भी एजेंडे में शामिल थे। भारत ने प्रधानमंत्री स्टोर के साथ मिलकर भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित किया। यह इस बात का संकेत है कि शैक्षणिक और वाणिज्यिक साझेदारियां अब बोर्डरूम से आगे बढ़कर विस्तार करने वाली है। इसके बाद राजा हेराल्ड वी ने प्रधानमंत्री मोदी को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया, जो नॉर्वे का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह मोदी के कार्यकाल की 32वीं अंतर्राष्ट्रीय मान्यता बन गई और अकेले इस एक दौरे पर मिली दूसरी मान्यता थी। 5वां पड़ाव, इटली। विशेष रणनीतिक साझेदारी और एक वैश्विक सम्मान दौरे का आखिरी पड़ाव मोदी को 19 से 20 मई तक रोम ले गया, जहां वे इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर पहुंचे थे। यह 26 सालों में इटली की मोदी की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी और पद संभालने के बाद से उनकी केवल दूसरी यात्रा थी। विला पैम्फिलिज, 17वीं सदी के एक शानदार रोमन विला में हुई यह बैठक मेलोनी और मोदी के बीच सिर्फ 3 सालों में हुई 7वीं बैठक थी। यह बैठक दोनों देशों के मौजूदा नेतृत्व में भारत-इटली संबंधों की प्रगाढ़ता को रेखांकित करती है। रोम से निकला मुख्य परिणाम बिल्कुल स्पष्ट था। भारत और इटली ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया, जिसकी संयुक्त घोषणा प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मेलोनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। पहले से ही लागू संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025-2029 अब रक्षा, विनिर्माण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), आतंकवाद रोधी प्रयासों, स्वच्छ ऊर्जा और मानव तस्करी के खिलाफ लड़ाई में सहयोग के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करती है। भारत और इटली के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2025 में बढ़कर 16.770 अरब डॉलर तक पहुंच गया। अप्रैल 2000 से सितंबर 2025 तक भारत में इटली का कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI 3.66 अरब डॉलर रहा। दोनों पक्षों ने इन आंकड़ों को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैट्रेला से भी मुलाकात की। उसी दिन बाद में मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO के मुख्यालय का दौरा किया, जो रोम में ही स्थित है। उन्हें FAO के एग्रीकोला पदक से सम्मानित किया गया। यह उनकी सरकार द्वारा कृषि, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में दिए गए योगदान की एक प्रतिष्ठित पहचान है। इस पुरस्कार को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने यह सम्मान भारत के किसानों, पशुपालकों, मछुआरों और कृषि श्रमिकों को समर्पित किया। मेलोनी ने अपनी सुविधानुसार जल्द से जल्द भारत आने का प्रधानमंत्री मोदी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया,
जिससे दोनों देशों के बीच आपसी मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा और इस साझेदारी की गति बनी रहेगी। भारत के लिए इस दौरे का क्या अर्थ है? एक कदम पीछे हटकर देखें तो पूरी तस्वीर एकदम साफ नजर आती है। महज 6 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी ने निम्नलिखित उपलब्धियां हासिल की। खाड़ी संकट के दौर में यूएई से ऊर्जा और निवेश के संबंध में ठोस आश्वासन प्राप्त किए। नीदरलैंड्स के साथ सेमीकंडक्टर और जल प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। स्वीडन में यूरोप के शीर्ष औद्योगिक मंच को संयुक्त रूप से संबोधित किया। ओस्लो में एक ऐतिहासिक भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिससे एक नई ग्रीन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पार्टनरशिप की शुरुआत हुई। और रोम में भारत इटली संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाया। वे स्वीडन और नॉर्वे से दुनिया के 2 सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान लेकर भी घर लौटे। यह सब भारत यू मुक्त व्यापार समझौते और भारत ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते की पृष्ठभूमि में हुआ। ये दोनों समझौते हाल ही में पूरे हुए हैं, जिसने इस कूटनीतिक अभियान को एक ऐसा आर्थिक आधार दिया है जो ऐसे बहुत कम दौरों को नसीब होता है। भारत के निर्यातकों के महासंघ ने इस समय को एक अहम मोड़ बताया। यह शायद एक बहुत ही हल्की बात होगी। जैसे जैसे पश्चिमी गठबंधन खुद को फिर से व्यवस्थित कर रहे हैं, जैसे जैसे सप्लाई चेन अपना रास्ता बदल रही हैं और जैसे जैसे ऊर्जा से जुड़ी भू राजनीति पूरे क्षेत्रों को अस्थिर कर रही है, भारत हर संकट के बीच से अपना रास्ता बना रहा है। एक दर्शक के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे भरोसेमंद सहारे के तौर पर जिसकी दुनिया को जरूरत है। कई ट्रैकरों के हिसाब से मोदी की 100वीं अंतर्राष्ट्रीय यात्रा ऐसे समय पर हुई जब भारत का रणनीतिक महत्व शायद अपने आधुनिक इतिहास में सबसे ऊंचे स्तर पर है। पूरी दुनिया देख रही है और इस वक्त पूरी दुनिया भारत को देख रही है। जैसे जैसे हर द्विपक्षीय बैठक से और ज्यादा जानकारी सामने आएगी, हम इस दौरे के सभी नतीजों पर नजर रखते रहेंगे। अगर इस विश्लेषण से आपको यह समझने में मदद मिली कि विश्व मंच पर अभी क्या कुछ हुआ है, तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। इसे ऐसे किसी व्यक्ति के साथ शेयर करें जो भू राजनीति में दिलचस्पी रखता हो और हमें कमेंट्स में बताएं आपको क्या लगता है कि इस दौरे की कौन सी साझेदारी भारत के भविष्य के लिए सबसे ज्यादा मायने रखेगी। यूएई के साथ ऊर्जा समझौता, नॉर्डिक ग्रीन टेक शिखर सम्मेलन या इटली के साथ विशेष रणनीतिक साझेदारी।